ठीक है। एजाजुल हक साहब हमारे साथ हैं। जनाब मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, हर चीज़ को समझते हैं। एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो जो वीडियो वायरल हुई देखकर हर मुसलमान का दिल दुखी होगा कि आपके वालिद मोहतरम अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं सब, लेकिन जब दुनिया से कोई चला जाए तो दीन भी ये हमें सिखाता है कि हमने उसकी इज़्ज़त का एहतराम करना है, उसका ख्याल रखना है। तो ये तो गैर मुस्लिमों के लिए भी है, तो मुसलमान तो फिर मुसलमान है। तो वो जो वीडियो वायरल हुई उस पर जाहिर है कि हर कोई दुखी हुआ, आपने भी उस पर बड़े तहम्मुल से उसका जवाब दिया। तो क्या आपको लगता है कि दूसरी तरफ से आपने तो नून लीग से भी अपील की कि उनको भी सोचना चाहिए, कोई मुनासिब जवाब आया कि आपके वालिद की कब्र पर जाकर इस तरह से जो नारेबाजी और बेहुरमती की गई वहाँ पर, उसका कोई मुनासिब जवाब आया? देखिए, ये तो एक नई रवायत इस मुल्क के अंदर आ रही है। आज तक कभी माजी के अंदर इस तरह नहीं हुआ जिस तरह के कल रात को के मनाजिर देख कर लाजमी बात है आपको भी दुख हुआ, और पूरी दुनिया से जितने मैसेजेस मुझे आए हैं, मेरा फ़ोन जो है वो बंद होने को नहीं रह रहा, और तकरीबन 80 थानों के अंदर लोगों ने जाकर एप्लीकेशंस दिए हैं FIR दर्ज करने के लिए, और हमारे यहाँ भी पिंडी में भी तकरीबन हर थाने के अंदर दी गई है। बात यह है कि देखें, इन लोगों को वहाँ से किराए पे लाया गया यहाँ पे, और बाकायदा क्योंकि ख़वातीन भी साथ थी तो बाकायदा उनको वहाँ पर एक प्रोग्राम के तहत एक एजेंडा देकर वहाँ पर भेजा गया था। और जिस तरीके से इन्होंने वायरल किया ये वीडियो, इस पर कोई शक नहीं है कि इसमें कि कौन इसके पीछे था। बिलावल भुट्टो जरदारी, और जरदारी साहब से मैंने इसीलिए कहा है कि आप माजरत करें और अपने वर्कर्स को जो है इनकी बात पुरस करें। दूसरी बात यह कि हुकूमत को ये मालूम था, उन्होंने तमाम तनसीबात जो इस्लामाबाद में थी या रास्ते में थी उनकी हिफाजत के लिए उन्होंने लोगों को वहाँ पर तयन किया हुआ था। ठीक, लेकिन क्या उन्हें ये मालूम नहीं था? मैंने आज शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला हैं उनसे भी बात की और हुकूमत से भी बात की कि इवेंट के बाद तो उन्होंने वहाँ पर पुलिस भिजवा दी और वॉकी टॉकीज़ दे दी उनको कि आइंदा कोई इस किस्म की हरकत ना करे। लेकिन इनको चाहिए था कि जब पीपल्स पार्टी के जाले वहाँ से आ रहे थे और एक प्रोग्राम के तहत आ रहे थे, तो हुकूमत को चाहिए था कि वहाँ पर हिफाजत के लिए पहले से ही सिक्योरिटी का बंदोबस्त करते वहाँ पर, जो उन्होंने नहीं किया। और अब मुझे उम्मीद है कि वो जो वीडियो थी उसके अंदर उनकी शक्लें भी नज़र आ रही हैं और उनकी मालूमात भी सारी नादरा के पास और वजारत दाखिला के पास हैं। जो हमने जो दरख्वास्त दी FIR के लिए, उस पर ना सिर्फ FIR काटेंगे बल्कि इनको पकड़ कर इनको सजाएं दी जाएंगी। अच्छा एजाजुल हक साहब, ये जो अब इस वक्त सियासी माहौल बना हुआ है, आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या होने वाला है? क्या इस अदम इत्मीनाद का मुकाबला इमरान खान वाकई कर पाएंगे, या सिर्फ ये दिखा रहे हैं वो इस कॉन्फिडेंस को, और अपोजिशन वाकई ये कोई 190 का नंबर उनके साथ आ चुका है? वो कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, अब ये तो एक दूसरे के साथ ब्लफ खेल रहे हैं। असल में बात ये है, अच्छा। अभी तक आप मुझे ये बताएं कि किसी ने कोई एफर्ट किया है? कोई फजल रहमान साहब ने, कोई शहबाज शरीफ साहब ने, कोई जरदारी साहब ने, कोई बिलावल साहब ने, सिवाय इसके कि किराए के लोग कराची से लाकर और उनको सिंध से इंटीरियर से लाकर और उनको इस्लामाबाद तक आपने सैर व तफरी करवा दी है, हलवे खिला दिए हैं, पूड़ियाँ खिलवा दी हैं, नाश्ते करवा दिए हैं, चने खाएँगे? कोई इन्होंने एफर्ट किए? सिवाय आपस में बंद कमरों में बैठकर इशारे कर रहे हैं कि जी हमें क्लियरेंस मिल गई है, हमें सिग्नल मिल गया है। अब पता नहीं कहाँ से इनको सिग्नल मिला है, ये बंद कमरों के अंदर ये बातें कर रहे हैं जो हम तक पहुँची हैं। दूसरी बात यह कि अगर 180-190 फिगर्स हैं तो ये ला के उनको सामने TV में बैठा दें, तो मैं समझता हूँ हुकूमत खुद ही कहेगी जी आएँ बिस्मिल्लाह आप चलाएँ, क्योंकि ये कोई नई बात तो नहीं है। माजी में भी आपने देखा छांगा मांगा से लेके स्वात तक और मरी समेत जो है ये एक सिलसिला चलता रहा है अपोजिशन की तरफ से, जब हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए। हाँ, वो कामयाब नहीं हुई, जो मुझे अभी भी इस दफ़ा भी कामयाब होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इनके अंदर कोई मुश्तरका नहीं है, ये चीज़ नहीं है। इनको ये नहीं पता कि वज़ीर आज़म कौन होगा, स्पीकर कौन होगा, वज़ीर आला कौन होगा। बस एक बंदर बाँट है जिसके लिए लगे हुए हैं। और दूसरा, इनके पास एजेंडा क्या है? मैं तो ये पूछता हूँ कि मुझे एजेंडा बता दें कि भाई आपके पास एजेंडा क्या है। क्या जरदारी में और नवाज शरीफ में क्या चीज़ कॉमन है सिवाय केसेस के? या शहबाज शरीफ में और जरदारी में क्या चीज़ कॉमन है कि इनके खिलाफ केसेस जो है वो बने हुए हैं? और 2 दिन पहले तक तो ये
अदालतों के अंदर पेश हो रहे थे। सही। मतलब वो जो भी अकाउंट थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आज क्या चीज़ मुश्तरका होगी इनके अंदर, कौन से मफादात इनके मुश्तरका हो गए, या फिर इन्होंने कोई बात बताई है कि जी हम कौम के लिए बैनुल-अक़वामी हालात के लिए, यूक्रेन के हालात के लिए किसी को कोई फिक्र नहीं है, महंगाई बेरोजगारी की, लेकिन ला कानूनियत की, कोई इनके पास एजेंडा नहीं है। लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं, आपके बड़े भाई भी हैं। हाँ जी, आपके बड़े भाई भी हैं नवाज शरीफ, और इसी तरह से शेख रशीद भी हमेशा आपको छोटा भाई कहते रहे हैं। मर्द मोमन मर्द हक के नारे लगाकर ये लोग अपनी सियासत इन्होंने बड़ी चमकाई है। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है, आप देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ और उनकी जमात साबिक सदर ज़िया-उल हक के हवाले से बड़ी रिग्रेट फील करती है और बड़ी मुख्तलिफ तरह की बातें कंट्रोवर्शियल करते हैं। और अभी जो आपने बात की शेख रशीद साहब से, तो ये आपको पता है कि मुजाहिदे अव्वल होते थे आपके वालिद साहब की काबीना के, तो ये अब इनको तो अब तक गिरफ्तार कर लेना चाहिए था बंदों को, क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार कर सके? देखिए, दो चीज़ों में मुझे हैरानी हुई है। एक तो मुझे हुकूमत की तरफ से भी कि अभी तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, और दूसरा मुझे ख़ास तौर पर मैं समझ रहा था कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, एहसन इकबाल, आसिफ ख्वाजा और शाहिद खान अब्बासी कि इनकी तरफ से कंडेम होगा ये, और ये इस बात को कंडेम करेंगे कि जो वहाँ पर हुआ, क्योंकि इनका माजी आप देखें, ये उसी दरख्त के साए में आज भी बैठे हुए हैं जो कि ज़िया-उल हक शहीद ने लगाया था। वही पौधा है जो अभी भी इनको छाँव दे रहा है। तो अगर थोड़ा सा भी इनके अंदर वो होता, मैं कहता हूँ कि क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि उस इंसान को अगर सामने रखते, तो अभी तक मैं समझता हूँ कि लंदन से भी और रायविंड से भी माजरत के साथ ये चीज़ सामने आनी चाहिए थी कि इसको कंडेम करते वो। आज ये इस तरह के मामलात अगर करेंगे, तो कल को फिर अगर मैं कहीं लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दूंगा, और फिर नवाब शाह भी दूर नहीं है, लड़काना भी दूर नहीं है, तो हमारे वर्कर्स भी इस वक्त बड़े इश्तिहाल में हैं और बार बार ये पूछ रहे हैं कि जी आपके बताएं क्या हुक्म है। लेकिन अगर मैं उनके लेवल पे चला जाऊं तो मैं समझता हूं कि बड़े दुख की बात होगी और मुल्क को नुकसान होगा। सही। अच्छा, बाबर गुर साहब, आप सवाल। कब्रों की बेहुरमती के हवाले से आप ये जो हुआ है, कब्रों की बेहुरमती के हवाले से आप नहीं समझते कोई ऐसा प्रॉम्प्ट रिएक्शन होना चाहिए, कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि अभी तक तो मेरे ख्याल में पीपीसी में या सीआरपीसी में हमें कहीं नजर नहीं आता कि कब्रों की बेहुरमती करने पे कोई सजा बिल्कुल किसी को दी जा सकती हो। ये अच्छा, गुलाम साहब के साथ सवाल के साथ मैं इजाज़त अक्सर कहना चाहूँ, साइबर क्राइम पे लॉ बना हुआ है। जी जी। अच्छा, इजाज़त अक्सर साहब, जो इस वक्त मुलाकातें हो रही हैं, चौधरी शुजात साहब जो हैं वो चले गए मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, तो ये इत्तेहादी आपको लग रहा है कि एक तो आपने जिस तरह बात की कि अपोजिशन की उस तरह आपको नहीं लग रहा तैयारी है, लेकिन जो इत्तेहादी हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि साथ जाने को तैयार हैं, और इमरान खान साहब बैरूनी साजिश की भी बात करते हैं। आपको भी क्या लगता है ऐसी कोई बात है? और कुछ अर्सा पहले कहा जा रहा है आपकी मुलाकात भी इमरान खान साहब से हुई है, उसमें आपको कितने कॉन्फिडेंट नजर आए इमरान खान? देखिए, कॉन्फिडेंस की क्या बात है। अगर हुकूमत, मैं इमरान खान साहब की जगह होता तो मैं इन सारों को कहता कि आए हुकूमत करें, 1.25 साल बाद में इलेक्शन लड़ लेंगे। तो इनके पास कोई एजेंडा ही कोई नहीं है। और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब परवेज़ इलाही साहब अपनी पूरी काबीना को लेकर जरदारी के पास जाते हैं, फिर उनकी हुकूमत में शामिल हो गए, तो ये सारी मफादात की सियासत है। आज वो देखेंगे कि किसका पलड़ा भारी है। अगर वहाँ हमें कुछ ज़्यादा मिल रहा है जो अब हमें मिला हुआ है, तो शायद उस तरफ चले जाएं। लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि इनको कुछ भी मिलेगा। लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि आखिरकार सब ने फंस जाना है बीच में। अच्छा, हुकूमत भी फंस जाएगी, अपोजिशन भी फंस जाएगी। अच्छा, सारे और कोई चीज सामने आ जाएगी। एक चीज आज आप मेरी बात
तीसरी नोट कर कुव्वत लें। फायदा उठाए। एक चीज जो सामने नजर आ रही है कि पीटीआई के अंदर बड़ी टूट-फूट हो रही है। 3 ग्रुप, एक अलहदा ग्रुप है, अलीम खान एक अलहदा ग्रुप बना रहे हैं, एक और अलहदा ग्रुप बन गया, और इस तरह से लग रहा है कि जैसे पीटीआई बिखर रही है। कोई इमरान के बाद कोई ऐसा बंदा नहीं नजर आ रहा जो पीटीआई को इकट्ठा कर सके, जोड़ सके। अब वो उस्मान बुज़दार जो इमरान खान की स्ट्रेंथ होना चाहिए था, वो अपनी कुर्सी बचाता फिर रहा है, उसने इमरान खान की क्या कुर्सी बचानी है। तो आपको लग नहीं रहा कि इमरान खान के बाद पीटीआई के अंदर कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है जो पार्टी को इंटैक्ट रख सके, इकट्ठी रख सके? किसी पार्टी के अंदर कोई लीडरशिप नहीं है जो उसको इंटैक्ट रख सके। पीपल्स पार्टी में आप भुट्टो तो अब है ही कोई नहीं, अब जरदारी हैं वहाँ पे सारे। तो ये 2 जरदारियों को अगर आप अलग कर दें तो पीपल पार्टी का शराजा भी बिखर जाएगा। पीएमएलएन में आप शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम को अलग कर दें तो उनका शराजा बिखर जाएगा। इसी तरह पीटीआई से इमरान खान को अलग कर दें तो लाजमी बात है कि वो फिर पीटीआई तो नहीं रहेगी। आपने देखा माजी में, लेकिन सर इमरान खान तो भी मौजूद है, उनकी मौजूदगी में ये सारा कुछ हो रहा है। इमरान खान तो भी हेड है, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में पार्टी में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। देखिए, जब पंजाब का हालात देख लें, जब वहाँ पर मोहतरम वाइन साहब नून लीग के चीफ मिनिस्टर थे तो रातों रात फिर कैसा इनकलाब आया था, मंजूर भट्टू साहब लेकर आए थे। तो ये तो इंतज़ार में होते हैं कि हमें कोई इशारा दे, हमें कोई बातचीत करे, हमें कोई थपकी दे तो हम इधर से उधर हो जाएंगे। आपको याद है कि 2 तिहाई अक्सरियत थी और उसके बाद 44 लोग रह गए थे, और मैंने खुद अपने हाथों से खड़े होकर परवेज़ इलाही साहब को कहा था कि जाएं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने, और नारा तकबीर लगाया और उनको कहा जाएं असेंबली के अंदर। आप तो ये तो माजी में भी होता रहा, कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन इशारा करने वाले किधर हैं? इशारा करने वाले किधर हैं? आपको किधर नजर आ रहे हैं कि वो कहाँ खड़े हैं? अहम बात की है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने एक बड़ी अहम बात की है कि ना फिर अपोजिशन के हाथ कुछ आएगा और ना हुकूमत के हाथ आएगा। वो किसके हाथ आएगा, कुछ ज़रा थोड़ी तफसील बताएं। आपके हमसायों के हाथ आएगा? नहीं, मैं ये बात बिल्कुल गलत है कि हम कहें कि जनाब कोई मुदाखलत कर रहे हैं। सब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड इनको एनआरओ दे दें, हुकूमत भी 5 साल कंप्लीट कर लेगी, अपोजिशन भी खामोशी से बैठ जाएगी। मतलब ये सारी गेम तो है कि जी हमारे केसेस कल्मिनेट ना करें। आपने देखा नहीं है माजी में, मेरा ख्याल है कि लोगों की आंखें बंद हो गई। ये अपने आसिफ अली जरदारी साहब पीडीएम से बाहर निकल कर इन्होंने क्या अचीव किया? वो केसेस इनके कल्मिनेट होने को जा रहे थे। उसके बाद अंदरूनी मुदाखलत से बैरूनी मुदाखलत की अगर बात करते हैं तो हमने अपनी आंखों से देखा कि रात के 2-2 बजे कोंडोलीसा राइस ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सोते से उठा दिया। एक कन्विक्शन होने को जा रही थी स्विट्ज़रलैंड में, $60 मिलियन कहाँ गया, सरेमाल कहाँ गया, किसी को कोई पूछने वाला भी नहीं है आज तो। या आज तो सिर्फ जलसों में तकरीरें होती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कहाँ है वो। ना नैब पूछती है, ना इस्टेब्लिशमेंट पूछती है, ना हुकूमत पूछती है कि भाई वो किधर गया वो सारा पैसा जो $60 मिलियन जिसकी निशानदेही हो गई थी स्विस अकाउंट से पड़ा हुआ था। और जो दिसंबर 2007 में केसेस कल्मिनेट हो जाने थे, नवंबर के अंदर अमरीका की मुदाखलत के साथ एनआरओ हो गया वो। लेकिन सर ये तो सिस्टम की खराबी है। मुझे मुशर्रफ साहब ने कहा आज जब उन्हें मना किया कि ये ना करें आप, जी जी, ये तो सिस्टम की खराबी है। आज तो इमरान खान ने भी कहा कि मुझे चेनें पड़ी हुई थी और अब वो चेनें खुल गई तो फिर मैं इनको बताऊंगा। तो सर वो क्या वाकई ये चेनें खुल जाएंगी जो जिस तरह इमरान खान साहब का इशारा? देखिए, चेनें खोलने के लिए तो पहले दिन से इंतज़ाम करना चाहिए था ना। 3.5 साल के बाद अगर आप कह रहे हैं जी मुझे चेनें बांधी हुई थी और कल को मैं बाहर निकला तो मैं बहुत ज़्यादा इनके लिए हो जाऊंगा, सख्त हो जाऊंगा, ये बातें नहीं करनी चाहिए। वो बातें करनी चाहिए जिस प्रैक्टिकली 3.5 साल में आपको डिलीवर करना चाहिए था। लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना चाहिए था। आपने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन आपकी टीम ऐसी है कि ना उसकी तशहीर ही नहीं कर सकी। लोगों को पता ही नहीं है कि आपने क्या किया, इस हेल्थ कार्ड का क्या फ़ायदा है, किसानों के लिए क्या किया है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया है। तो अब इस मौके पे जाकर ये कहना जी कि मुझे चेनें बांधी हुई थी, ये नवाज शरीफ साहब ने भी एक दफ़ा मुझे कहा था कि
मैं काबीना में नहीं इस मौके पे ज़्यादा लोग ले सकता क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कि मुझे बताएं कि आपके हाथ कहीं GHQ से बंधे हुए हैं या वान सदर से बंधे हुए हैं, मैं खिलवा देता हूँ जाकर। तो इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए सियासत के अंदर। आप जमहूरियत की बात करते हैं। एजाज साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा लेते हुए एक छोटा सा सवाल और भी है। आखिरी सवाल है, छोटा सा सवाल है। हाँ जी, मैं एक छोटा सा सवाल है कि आप भी दो भाई हैं, एजाजुल हक साहब और अनवारुल हक साहब, दूसरी तरफ भी हुमायूं अख्तर साहब और उनके साथ हारून अख्तर साहब, तो बड़े अकाउंट्स निकल आए हैं उसी दौर के, आपके वालिद साहब के मोहतरम के ज़माने के। तो आपके अकाउंट किधर हैं? ये पीपल्स पार्टी वालों से पूछें जिन्होंने इंक्वायरियाँ करवाई थी सारी दुनिया में, उनके लोगों को पता होगा। तो बाद में अफसोस के साथ तो नहीं, मैं खुशी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि हामिद नाज़र चट्टा साहब आज ज़िंदा हैं। डॉक्टर बिशारत इलाही मेरे मामू तो इस वक्त नहीं है। तो मोहतरमा के साथ मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हाँ, डॉक्टर बिशारत इलाही के सामने उन्होंने कहा था कि हाँ मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन एक बात की मैं कहती हूँ कि जनरल ज़ियाउल हक के ख़ानदान और उनके बारे में कोई करप्शन साबित नहीं हो सकी। हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। चलिए एजाजुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।